वेलकम टू डॉक्टर हरिट्स लेबोरेटरी मेडिसिन। इस लेक्चर में मैं ट्रांस अमाइनेज के एस्टिमेशन के बारे में बताऊंगा कि हम सीरम में AST और ALT कैसे एस्टिमेट करते हैं। ये लिवर फंक्शन टेस्ट का बहुत कॉमन टेस्ट है। नाउ AST और ALT एक ब्रॉड ग्रुप ऑफ एंजाइम्स में आते हैं जिसको हम ट्रांस अमाइनेज कहते हैं। AST का फुल फॉर्म है एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज और ALT का फुल फॉर्म है एलेनिन ट्रांस अमाइनेज। AST को एक और नाम से जानते हैं SGOT। ये काफ़ी पुराना नाम है और आजकल के ज़माने में हमें AST ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। SGOT का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसअमाइनेज और ALT का दूसरा नाम है SGPT सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज। ये बहुत पुराने नाम हैं और आजकल के नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमें करेक्ट नेम यूज करना चाहिए AST और ALT। नाउ व्हाट इज अ ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन? ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें हम एक अमाइनो एसिड और एक कीटो एसिड दोनों को रिएक्ट करते हैं। ये अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें एक ये COH ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है, और ये कीटो एसिड है क्योंकि इसमें COH ग्रुप है और एक कीटो ग्रुप है। जब हम इन दोनों से रिएक्ट करते हैं तो ये अमाइनो ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है और जो कीटो ग्रुप है वो अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। दिस अमाइनो एसिड जब इसका अमाइनो ग्रुप निकल जाता है तो ये ऑक्सैलोएसिटेट बच जाता है जो कि एक कीटो एसिड है, और ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो कि एक एसिड है उसमें जब अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो एक अमाइनो एसिड बन जाता है जिसको हम ग्लूटामेट कहते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट SGOT, ये ग्लूटामेट ग्लूटामेट के साथ रिएक्ट करके ऑक्सैलो एसिटेट बनाता है, इसलिए इसको SGOT कहते थे। इस रिएक्शन को होने के लिए एक कोएंजाइम की ज़रूरत है जिसको P5P कहते हैं, और ये P5P हमारा रिएजेंट पे होना ज़रूरी है। GK क्वेश्चन, व्हाट डज P5P स्टैंड फॉर इन ट्रांसअमाइनेशन? ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में ये P5P है क्या चीज़? अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ALT रिएक्शन, इसमें भी एक अमाइनो एसिड और एक कीटो एसिड है। कीटो एसिड वही अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, अमाइनो एसिड जो है एलेनिन है, इसीलिए इसका नाम ALT लिखा गया है, एलेनिन ट्रांसअमाइनेज। एलेनिन और अल्फा कीटो ग्लूटरेट जब रिएक्ट करते हैं, एलेनिन से अमाइनो ग्रुप निकल जाता है तो एलेनिन पायरुविक एसिड बन जाता है, और अल्फा कीटो ग्लूटरेट में जब अमाइनो ग्रुप आ जाता है तो वो ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। इसको पुराने ज़माने में SGPT कहते थे, ग्लूटामिक एसिड और पायरुविक एसिड बनता था, इसलिए SGPT कहते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में हम इसको एलेनिन ट्रांसअमाइनेज कहेंगे क्योंकि ये एलेनिन के साथ रिएक्ट करके ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन करता है। नाउ ये रिएक्शन जो है, अगर हम एलेनिन से पायरुविक एसिड बनाते हैं तो ये एक स्लो रिएक्शन है और एक एंड पॉइंट केमिस्ट्री है और काफ़ी टाइम लग जाता है डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम एक 2 स्टेप रिएक्शन करें कि एक बार पायरुवेट बन जाए तो उसको एक दूसरे एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं जिसको हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। अगर हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ रिएक्ट करेंगे तो पायरुवेट जल्दी से लैक्टेट में बन जाता है और इस दौरान NADH को NAD में कन्वर्ट करता है। NADH का अब्जॉर्बेंस जो है 340 नैनोमीटर्स में काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे रिएक्शन चलता है NADH कंज्यूम हो जाता है और इसका OD जो है ऑप्टिकल डेंसिटी या अब्जॉर्बेंस जो है धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो जो एंड पॉइंट केमिस्ट्री है, अगर हम यहाँ तक रिएक्शन को रोकते हैं पायरुवेट में तो ये एंड पॉइंट केमिस्ट्री होता है। लेकिन हमने दूसरा एंजाइम के साथ रिएक्ट करके, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करके पायरुवेट को हमने लैक्टेट बना दिया और इस दौरान NADH को NAD में कन्वर्ट कर दिया, तो एंड पॉइंट केमिस्ट्री को हम काइनेटिक केमिस्ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं और ये रिएक्शन 3 से 5 मिनट के अंदर आराम से हो जाता है और हमें इस एंजाइम का वैल्यू पता चल सकता है। सिमिलरली जब हम
AST का एस्टिमेट करते हैं, इसको भी हम एक डबल स्टेप रिएक्शन में करते हैं। फर्स्ट स्टेप में अस्पार्टेट जो है ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है उसको हम एक और एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं जिसको मैलेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज भी NADH को NAD में कन्वर्ट करता है और ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट में बना देता है। यहाँ तक एंड पॉइंट केमिस्ट्री था। इस टेस्ट को करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, 1 घंटा तक लग सकता है जो नॉर्मली करते थे, लेकिन इसको दूसरा एंजाइम के साथ रिएक्ट करने से ये काइनेटिक टेस्ट हो गया और काइनेटिक टेस्ट को हम 3 से 5 मिनट के अंदर आसानी से कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें NADH जो है NAD में कन्वर्ट कर रहा है। NADH 340 नैनोमीटर्स में अब्जॉर्बेंस दिखाता है और NAD का अब्जॉर्बेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे जब एब्जॉर्बेंस गिरता है तो हमें पता चलता है कि कितना रिएक्शन हुआ है। नाउ ALT का रिएक्शन मैंने पहले ही समझाया था, इसी आइडिया पे है। अगर आप मुझे पूरा ALT का रिएक्शन लिख के मेरे ईमेल में भेजेंगे तो मैं आपको उसके सही जवाब बता के आपको दे सकता हूँ। दिस इज जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ। नाउ let us once again get back to the final reaction of AST estimation. हम लोग AST estimate कर रहे हैं कहाँ पे? ब्लड पे। तो सीरम से हमें कौन सा पैरामीटर आता है? AST। तो बाकी जो हम रिएजेंट यूज करते हैं उस रिएजेंट में क्या क्या चीजें होना चाहिए? हम एक सिंगल रिएजेंट यूज करते हैं जिसमें हमारा बाकी सारे केमिकल्स होते हैं। कोई भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करने के लिए एक बफर होना चाहिए, तो हमारा रिएजेंट में तो बफर होगा। रिएजेंट में जो हमारा रॉ सबस्ट्रेट है अस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूट्रेट, इसको ऐड करना चाहिए। जब ये ऐड करेंगे तब ये एंजाइम इन दोनों के साथ रिएक्ट करके ऑक्सैलो एसीटेट बना देगा। ऑक्सैलो एसीटेट को टेस्ट करने के लिए हमें एक और एंजाइम की ज़रूरत है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज भी हमारा रिएजेंट में होगा और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज को काम करने के लिए NADH की ज़रूरत है। ये NADH भी हमारा रिएजेंट में होगा। तो टू वंस अगेन अंडरस्टैंड, जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं AST एस्टिमेशन के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो बफर होगा जो टेस्ट करेगा, अस्पार्टेट होना चाहिए, अल्फा कीटोग्लूट्रेट होना चाहिए, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज होना चाहिए और NADH होना चाहिए। सीरम से AST आएगा जो इन दोनों को रिएक्ट करके ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा। जैसे ही ऑक्सैलो एसीटेट बना, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज उस पर काम करेगा, NADH को NAD में कन्वर्ट करेगा और मैलेट बनाएगा। और जैसे जैसे मैलेट बना रहा है NADH कंज्यूम हो रहा है, जो हमारा अब्जॉर्बेंस है वो प्रोग्रेसिवली कम होगा। तो हमारा ग्राफ इस टाइप का आएगा। अगर ये ग्राफ सीधा चल रहा है देन जो वैल्यू हमारा आता है इस टेस्ट का उसको हम फाइनल मान के चलेंगे। अगर ग्राफ कहीं टेढ़ा टेढ़ा आता है, ऊपर नीचे आता है या बीच में रुक जाता है, देन रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो रीडिंग फिट नहीं है, उसको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में हम लोग कोई भी टेस्ट करते हैं उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन काइनेटिक टेस्ट में हम एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर फाइनल एंजाइम का लेवल्स बताएंगे। सो जो ये काइनेटिक टेस्ट है और काइनेटिक टेस्ट का जो एवरेज OD आता है उसको हम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके कंसंट्रेशन बता सकते हैं। अगर आपको काइनेटिक टेस्ट के बारे में जानना है तो इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया रखा है काइनेटिक टेस्ट और एंड पॉइंट केमिस्ट्री के ऊपर, आप ज़रूर उसको देख लीजिए। नाउ जब हम काइनेटिक टेस्ट प्रोग्राम करेंगे और एंजाइम का एस्टिमेशन कर रहे हैं, काफ़ी कुछ 4-5 पैरामीटर्स हैं जो ध्यान रखना चाहिए। एक तो वेवलेंथ करेक्ट सेट करना चाहिए। काइनेटिक टेस्ट में एक लैग टाइम होता है, उसको करेक्टली प्रोग्राम करना चाहिए। फिर हम कितने इंटरवल्स में रीडिंग्स लेंगे और कितना रीडिंग लेंगे इसको भी स्पेसिफाई करना चाहिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हम कौन से टेम्परेचर में टेस्ट कर रहे हैं। हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेस्ट कर रहे हैं
या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं, ये बताना और प्रोग्राम करना ज़रूरी है, क्योंकि 30 डिग्री सेंटीग्रेड में एंजाइम का नॉर्मल लेवल्स अलग होता है और 37 डिग्रीज पे एंजाइम का लेवल्स अलग होता है। नॉर्मली सारे लैब्स 37 डिग्रीज के सेटिंग पे ही टेस्ट करते हैं, और 37 डिग्रीज के सेटिंग पे नॉर्मल रेंज ऑफ एंजाइम्स दोनों AST और ALT 15 to 45 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर है। AST जो है लिवर सेल्स में है। लिवर सेल्स में दो जगह पर है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। AST मसल सेल्स में भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट, और RBCs में भी मिलता है। ALT ऑन द अदर हैंड सिर्फ लिवर के साइटोप्लाज्म में होता है। वंस अगेन ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे समझने के लिए कि कौन से डिजीज में क्या बढ़ेगा। AST लिवर के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है, मसल सेल्स में भी प्रेजेंट है, चाहे वो हमारा बड़े मसल्स हो या चाहे हार्ट हो, और RBC में भी AST पाया जाता है। ALT सिर्फ लिवर में है और साइटोप्लाज्म में है। तो जब हम दोनों एंजाइम्स को देखते हैं AST और ALT इज कंसिडर्ड बेटर मार्कर फॉर लिवर डिजीज। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लिवर में है। AST जो है मसल में भी है, RBC में भी है, तो अगर इन सेल्स का डैमेज है तब भी AST बढ़ेगा, लेकिन ALT सिर्फ लिवर में है, तो अगर ये पता लगाना है कि लिवर का डैमेज हो रहा है कि नहीं, ALT इज अ गुड मार्कर। कंडीशंस वेयर AST एंड ALT बोथ आर रेज्ड, ये दोनों तब रेज होते हैं जब वायरल हेपेटाइटिस हो या हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस हो, जब लिवर में डैमेज हो। तो वायरल हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो लिवर को डैमेज करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का ड्रग सबसे टॉप लिस्ट में आता है, उसके बाद कैंसर ड्रग्स भी लिवर को डैमेज कर सकते हैं। तो जब ये होता है तो शायद बिलिरुबिन बढ़े ना बढ़े, AST ALT ज़रूर बढ़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि लिवर में डैमेज हो रहा है। लिवर इंजरीज जैसे सर्जरी के बाद किया तो बढ़ सकता है। शॉक या हाइपोटेंशन, अगर किसी पेशेंट को शॉक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिससे लिवर का ब्लड सप्लाई में कुछ अफेक्ट पड़ जाता है, तो ये दोनों एंजाइम्स का लेवल काफ़ी हाई बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी AST ALT लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज में AST ALT लेवल्स माइल्डली बढ़ते हैं, और बिलिरुबिन के कंपैरिजन में इसका लेवल का जो इंक्रीज है उतना ज़्यादा नहीं होता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में आप कई बार देखेंगे कि पेशेंट का बिलिरुबिन 10-12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, लेकिन ये एंजाइम्स 110-150 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होंगे। हमें लगेगा कि इतना बिलिरुबिन में तो एंजाइम लेवल्स हाई होने चाहिए, लेकिन इसमें एंजाइम्स उतना हाई नहीं होता है। कंडीशंस वेयर AST इज मोर देन ALT, मैंने बताया था कि ALT जनरली AST से ज़्यादा होता है, और ALT सिर्फ लिवर में होता है, तो ALT लिवर डैमेज के लिए काफ़ी अच्छा मार्कर है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे AST ALT से ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई लिवर डिजीज़ का पेशेंट बहुत जल्दी हमारे पास आता है, मतलब लिवर डैमेज के 3-4 दिन के अंदर ही आ जाता है, उस केसेस में हमें दिखेगा कि AST ALT से ज़्यादा है। लेकिन अगर 3-4 दिन के बाद टेस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कि ALT AST से ज़्यादा हो जाता है। अर्ली स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीज़ में AST ALT से ज़्यादा हो सकता है। अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनका लिवर डैमेज हो जाता है। लिवर डैमेज में साइटोप्लाज्म का AST और ALT दोनों निकलता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि AST जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से जब डैमेज हो जाता है उधर से भी AST निकलता है। तो हमारा AST का दो सोर्सेज है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, लेकिन ALT का एक ही सोर्स है, साइटोप्लाज्म। इसीलिए हमें क्रॉनिक लिवर, जो लिवर अल्कोहल के कारण लिवर डैमेज होता है, उसमें कई बार हमें AST ALT से ज़्यादा मिल जाएगा। मैंने ये भी शुरू में बोला था कि AST जो है RBCs में और मसल्स में है, तो अगर मसल डैमेज है या हिमोलिटिक एनीमिया है तो वहाँ पे सीरम में आपका AST लेवल तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि लिवर में कोई डैमेज नहीं है, लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ALT का एंजाइम्स का लेवल नॉर्मल होगा। तो दीज आर द कंडीशंस जहाँ पे AST ALT के ज़्यादा हो जाता है।
वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीज, अल्कोहल से जो लिवर का डैमेज होता है, हिमोलिटिक एनीमियाज में क्योंकि आरबीसी से निकलता है, और मसल डैमेज जिसको हम मस्कुलोपैथी कहते हैं, उसमें भी हो सकता है। लो एएसटी और एएलटी जनरली उतना सिग्निफिकेंस नहीं करता है, न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में ये वैल्यूज़ कम रहता है। जब कोई पेशेंट लिवर डिजीज से रिकवर करता है तो उसका एएसटी एएलटी पहले काफ़ी हाई होता है, लेकिन जब लिवर रिकवर करने लगता है तो धीरे धीरे करके एएसटी एएलटी का लेवल कम होके नॉर्मल रेंज तक आ जाता है। एक कंडीशन है जिसको हम फुलमिनेंट हेपाटिक फेलियर कहते हैं, जिसमें पूरा लिवर का डेथ हो जाता है। जब पूरा लिवर का डेथ हो जाता है और आदमी मरने वाला होता है, उसके 1-2 दिन पहले आपको एएसटी एएलटी लेवल्स काफ़ी लो मिल सकते हैं, 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डेसीलीटर के हिसाब से। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है और पेशेंट काफ़ी सीरियस होता है उसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। प्लीज़ आप मुझे मेरे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। यही वीडियोस इंग्लिश में आपको क्यूएस एंड बायोकेमिस्ट्री में भी मिलेगा। मैंने एक नया वेबसाइट स्टार्ट किया, arunharit.co.in। इसमें ये सारे वीडियोस सर्च इंजन के साथ इंडेक्स हैं, आप ज़रूर उसको देखिए। थैंक यू।